अस्सलामुअलैकुम बच्चों आज हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे क्योंकि जो हम टॉपिक करेंगे ना उसके साथ उसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देख लेते हैं क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिलेटेड आपकी बुक में आगे 4 मॉडल हैं और उनकी बेस जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर ही है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर हो जाता है तो उन मॉडल को आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे और देन आप इजीली समझ भी लोगे उनको। तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने से पहले हम देख लेते हैं एटम आया कहाँ से है, क्योंकि आगे मॉडल में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, ये हमारे पास होते हैं एलिमेंट, आपकी बुक में बने हुए हैं, ये होते हैं एलिमेंट। ये 118 एलिमेंट होते हैं। इनमें कापर भी पाया जाता है जिसे हम तांबा बोलते हैं, सिल्वर भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है जिसे हम लोहा बोलते हैं। ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, एलिमेंट। और इन एलिमेंट में एटम पाए जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, इन 118 एलिमेंट में से मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया ये मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है। और ये एलिमेंट किन जो छोटे छोटे पार्टिकल से ये एलिमेंट मिलके बनेगा ना, छोटे छोटे ज़रात से मिलके ये जो एलिमेंट बनेगा, इन ज़रात को हम बोलते हैं एटम। मतलब एटम से जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एलिमेंट बनता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। अब मैं यहाँ से फ़र्ज़ किया ये एक एटम ले लेता हूँ और मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर देखा जाए ना तो जो दरमियान में चीज़ होती है उसे हम बोलते होते हैं न्यूक्लियस। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंटर में चीज़ पाई जाती है इसे हम बोलते होते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे जो निशान होता है ना, ये पॉजिटिव का निशान होता है। इस चीज़ का नाम क्या है, न्यूक्लियस। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो न्यूक्लियस के बाहर चीज़ पाई जाती है यहाँ पे, इन्हें हम बोलते होते हैं शेल। क्या बोलते होते हैं, शेल। जैसे एक शेल आ गया, आपकी बुक में 3 ही शेल रिक्वायर्ड होंगे इसलिए मैं 3 ही शेल ड्रा कर लेता हूँ। 2 शेल आ गए, इसी तरह तीसरा शेल आ गया। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो न्यूक्लियस के बाहर चीज़ पाई जाती है इन्हें हम क्या नाम देते होते हैं, शेल। तो कितने हमारे पास, ये दोनों क्या हैं, शेल हैं। ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो शेल के, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये सबसे बाहर वाला शेल, इसे हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी हम इसे बोलते हैं। क्या, या आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल का नाम देते हैं। मतलब सबसे बाहर वाला, आउट वाला, आउटर वाला, वैलेंस शेल का भी नाम हम इसे देते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना जो न्यूक्लियस के बाहर ये चीज़ होती है ये तो शेल होते हैं, और शेल में जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसे हम वैलेंस शेल बोलते होते हैं या आउटर मोस्ट शेल बोलते होते हैं। मतलब सबसे बाहर वाला जो शेल होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो यहाँ पे चीज़ शेल में पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते होते हैं। और पहले शेल में स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पहले शेल में पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं पाए जाते। पहले शेल में स्टेबल होने के लिए
2 ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पाए जाते। हम देखेंगे आगे स्टेबिलिटी क्या है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए पहले शेल में स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज होता है इन पे। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन इन शेल में घूमते रहते हैं। ओके, इसी तरह दूसरे शेल में स्टेबिलिटी के लिए ना 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पाए जा सकते। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ओके, अब तीसरे शेल में जो स्टेबिलिटी के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपके लेवल पर सिर्फ हम पार्शली फील्ड, ये जो अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए ना, 18 वैसे रिक्वायर्ड होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अगर तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ये पार्शली स्टेबल भी हो जाता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तीसरे शेल में तो पार्शली स्टेबल हो जाता है। लेकिन आपकी लेवल पर, आपकी बुक में हम बेसिक एलिमेंट को पढ़ेंगे, और बेसिक एलिमेंट में ये जो पार्शली फील्ड होता है ना, इसे पार्शली स्टेबल जो होता है, इसे हम स्टेबल ही काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब अभी आपने ये समझना है कि ये तीसरे शेल में स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं? 8 ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन में के। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं? 2, 8 और 2 10, और 10 और 8 18। 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में पाए जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर यहाँ पे कितने पाए जाएंगे? 18 ही पाए जाएंगे। लेकिन हम एक ही ऐसे पॉजिटिव निशान डालते होते हैं और जाहिर करते होते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन पाए कितने जाते हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 18 इलेक्ट्रॉन बनाए। अगर 18 इलेक्ट्रॉन बनाए तो यहाँ पे फिर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 18 ही प्रोटॉन होंगे। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो दरमियान में एक तो प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ भी पाई जाती है जिन्हें हम बोलते होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलते होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और इन पे कोई चार्ज नहीं होता। मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूक्लियस में एक और चीज़ भी पाई जाती है जिन्हें हम बोलते होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं। और ये होते कितने हैं फिर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही जितने थे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन से थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2, और इनके बराबर भी हो सकते हैं, और इनसे थोड़े कम भी हो सकते हैं, 1 2, लेकिन इनकी फ़िक्स तादाद नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, तो यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 हो या 20 हो। 1 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 कम भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी फ़िक्स तादाद कोई नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एटम के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, आप नोट देखें, नोट आप लिख लें। अब नोट देखें, नोट मैंने यही लिखा है, इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो होते हैं मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, ये हमने एज अ जर्नल देखा था, एज अ जर्नल एक एग्जाम्पल लेकर।
अब हम देख लेते हैं किसी एलिमेंट का एक हम एटम लेंगे और उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी एलिमेंट में से मैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एक एलिमेंट था, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 118 एलिमेंट मैंने आपको दिखाए थे, उनमें सोडियम पाया जाता है और उसका स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि सोडियम के एक एटम का स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम होता है ना, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना सोडियम के केस में वो 11 होते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में कितने पाए जाएंगे, सोडियम के एटम के न्यूक्लियस में 11, क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो प्रोटॉन पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे फिर कितना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 11 है और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर कितने पाए जाएंगे, 11। तो यहाँ पे कितने फिर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और सॉरी प्रोटॉन पाए जाएंगे 11। 11 यहाँ पे प्रोटॉन हो गए। अब अगर 11 प्रोटॉन है और प्रोटॉन की तादाद मैंने लिखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद तो हमेशा सेम होती है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। देखें 2, 8 और 2 10, और 10 और 1 11। अब स्टेबिलिटी के लिए तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बचे कितने थे, 2 और 8 और 2 10 हो गए, और एक ही बचा था, एक हम फिर बना देंगे। अभी ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो तब क्या होता है, स्टेबल है तो तब क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए ये स्टेबल नहीं है। और ये जो चीज़ होती है, ये और ये, इन्हें हम बोलते होते थे शेल। हमने ऊपर भी देखा था, जैसे ये शेल थे, और ये जो बाहर वाला था इसे आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल का हम नाम देते थे। ओके, अब देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम है सोडियम के केस में। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिर कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो सोडियम के केस में होते हैं ना, वो होते हैं, इसका एटॉमिक मास होता है 23, और एटॉमिक मास, और फिर इसके में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 13। कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 होते हैं सोडियम के केस में। मैंने बोला था नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और इक्वल भी हो सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कोई फिक्स तादाद नहीं थी। तो सोडियम के केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो होते हैं 13। ओके, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद को हम एक और नाम भी देते होते हैं, जिसे हम बोलते होते हैं एटॉमिक मास। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद को हम एक और नाम भी देते होते हैं, जिसे हम बोलते होते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ओके, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक मास। अब देखें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होगा। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमने देखे थे 11 होते हैं सोडियम के केस में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं ना सोडियम के केस में, वो 13 होते हैं। इनकी कोई फिक्स तादाद मैंने आपको बोला था नहीं होती, लेकिन सोडियम के केस में 13 होते हैं। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो इक्वल होती है, सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की कोई फिक्स तादाद नहीं होती। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं प्रोटॉन की तादाद से, लेकिन सोडियम के केस में ये 13 होते हैं। और एटॉमिक मास फिर हमारा पास क्या हुआ, सोडियम का 23 AMU। एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03219569 503। ओके।